प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में हमारे रोटी बैंक का जिक्र किया, लोगों के फ़ोन आने लगे और एक बिग हीरोज ऑफ दिल्ली 92.5 ऋचा अनिरुद्ध दीदी का एक बारी फ़ोन आया। मैं उनका नाम हमेशा याद रखता हूँ। मैंने उन्हें कहा कि मेरे को प्रचार की ज़रूरत नहीं है, ये सामाजिक सा काम है, इसमें प्रचार नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि राजकुमार भैया आपको प्रचार नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को प्रेरणा चाहिए। आज रोटी बैंक के माध्यम से प्रतिदिन 3000 से 7000 पैकेट रोज दिल्ली के 13 स्कूल्स के माध्यम से आते हैं। नमस्कार, आपके सामने राजकुमार भाटिया नाम का एक व्यक्ति खड़ा है, जिसे लोग रोटी बैंक के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जिस राजकुमार भाटिया को आप देख रहे हैं, वो राजकुमार भाटिया बहुत सारे लोगों के लिए राजू है और बहुत सारे लोगों के लिए राजू भैया है। मैं हरियाणा के हिसार ज़िले में हांसी नाम के एक गांव से आता हूं और वहां मेरा जन्म हुआ। पिताजी 1958 में दिल्ली में आ गए थे। हफ्ते भर में एक आधी बारी गांव में आना होता था, क्योंकि दिल्ली में आज़ादपुर मंडी में वो अपनी फसल लेकर आया करते थे और ज़्यादातर समय दिल्ली में बीतता था। 1965 में मेरा जन्म हुआ और पूरे परिवार सहित पिताजी 1968 में दिल्ली में आ गए। हम लोग 6 बहन भाई थे और परिवार में खाने पीने के पर्याप्त साधन तो थे, लेकिन संसाधन उतने नहीं थे कि लालन पालन ठीक से हो पाए। बहन भाई सब मिलकर माताजी के साथ हाथ का छोटा छोटा काम किया करते थे। अब आप कहेंगे हाथ का काम कैसे होता है? हाथ के काम में बहनें स्वेटर बुना करती थी, रुमाल कढ़ाई किया करती थी, फ्रेम पर कढ़ाई का काम होता था, करोशिए का काम होता था, और हम सब घर के बच्चे मिलकर निरंतर सुई के पत्तों पर उसकी पैकिंग करना, होल्डर्स की क्लीनिंग करना, ऐसे कई काम जिसके बदले में 1 रुपया गुर्स के हिसाब से या 2 रुपये एक रुमाल के हिसाब से मिला करते थे। इस प्रकार से हमारा जीवन चलता था। पिताजी का जोर रहता था कि पढ़ाई पर ध्यान दें। सभी बहन भाई पढ़ाई में अच्छे से ध्यान देते थे, कभी सिबलिंग के तौर पर और कभी मेधावी छात्रों के रूप में। स्कूल से छात्रवृत्ति मिलती थी, जिसे आजकल स्कॉलरशिप कहते हैं, उस समय वजीफ़ा कहा करता था। उसके लिए भी एक एग्ज़ाम होता था और सौभाग्य की बात है कि सभी बहन भाई उस वजीफ़े के एग्ज़ाम में एक साथ जाया करते थे। वजीफ़ा 10 रुपये महीना, 5 रुपये महीना, 100 रुपये साल का, इस प्रकार से हुआ करता था। स्कूल से कभी कभी किताबें भी फ्री में मिला करती थी, और जब किताबें फ्री मिलती थी तो बड़े भाई साहब या बड़ी बहन अगली क्लास में होती थी तो उनकी किताबें भी बचती थी। तो पिताजी कहते थे कि नई किताबें नहीं लेनी है, आप इसी से गुजारा चला लो। और हमेशा एक ही बात उन्होंने बताई कि ये जो सामान आपको स्कूल से मिल रहा है, ये जो सहायता स्कूल से मिल रही है, ये समाज का ऋण है, आपके ऊपर लोन है, और जब आप देने लायक हो जाओ तो इसको वापस लौटाना है। बस यही जीवन का मूल मंत्र था। जब जब भी ऐसा अवसर आया कि कुछ देने की स्थिति में बन पाए, हम उसे लौटाने का प्रयास करते। लेकिन एक बात हमेशा से रही कि हम सब बहन भाइयों ने एक दूसरे का हाथ हर परिस्थिति में पकड़े रखा। एक जो पॉइस बॉन्डिंग होती है वो हम सब लोगों के बीच में रही। माता पिता के संस्कार सदैव काम आए और आज तक भी हम सब बहन भाई मिल बांट कर खाने की प्रवृत्ति को बढ़ाए हुए हैं। स्कूल की शिक्षा खत्म हुई, स्कूली दौरान में बास्केटबॉल खेलना शुरू किया। दिल्ली के स्तर पर अच्छे टूर्नामेंट्स में भाग लेते थे, लेकिन फिर कहीं ना कहीं एक छोटी सी समस्या सदैव रहती थी कि जितने साधन चाहिए होते थे वो उपलब्ध नहीं होते थे। सरकारी सहायताएं भी मिलती थी और कुछ अन्य कंपनियां उस समय में जो लोग स्पॉन्सरर होते थे वो भी सहायता करते थे। हम तब भी अपने से जो ज़रूरतमंद छात्र थे उनको साथ में खिलाने का प्रयास करते। दूर दूर तक कैंप्स में भाग लेने जाते और कॉलेज, मेरा एडमिशन खालसा कॉलेज में हुआ। खालसा कॉलेज में पढ़ाई करते समय स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो इस विश्व का सबसे बड़ा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसका सदस्य होने का मुझे गौरव प्राप्त है।
और मेरे जीवन में जो भी ज्ञानशील और विवेक का जो बदलाव है वो उसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के कारण है। मैं आज भी उस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूं और जुड़े होने के कारण अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करता हूं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में निरंतर भाग लेते हुए, पॉलिटिक्स तो नहीं कह सकते, वो एक्टिविज्म था, क्या क्या करना है, समाज के कहाँ कहाँ हम फायदा पहुंचा सकते हैं, ये सब वहीं सीखने को मिला। और छोटे छोटे प्रयासों से टीम के साथ मिलकर हम लोग काम करते थे। एनएसएस में काम किया, एनसीसी में काम किया, लेकिन मकसद एक ही था कि जो समाज से लिया हुआ है उसे वापस कैसे दिया जाए। स्टूडेंट एक्टिविज्म में रहते हुए देश के अनेक भागों में जाने का अवसर मिला और आज भी उस समय की जो टीम थी आज पूरे देश में अलग अलग जगहों पे है। आज भी हम मिलते हैं, आज भी हम एक साथ बात करते हैं। हर आदमी अपने फील्ड में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कारण ही संभव हो पाया। फिर कॉलेज की पढ़ाई करते करते फौज में फार्म भरा। उस समय रोजगार समाचार आया करता था, 30 पैसे का रोजगार समाचार होता था। उसमें वो सारी किताबें रहा करती थी, सारी जनरल नॉलेज की पॉइंट्स होते थे जो किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए पर्याप्त थे। उस समय ऐसे कोचिंग सेंटर नहीं थे, उस समय ऐसी एकेडमीज़ नहीं थी जी। तो मैं रोजगार समाचार पढ़ते पढ़ते फौज का एग्ज़ाम पास कर गया और माताजी ने उस समय फौज में जाने से मना कर दिया। पिताजी अडिग थे कि मैं फौज में ही जाऊं, मैं फौज में नौकरी करूं, लेकिन शायद मेरे भाग्य में नहीं था कि इस माध्यम से देश की सेवा कर पाऊं। मैं पिताजी के चलते हुए व्यापार में सहभागी हो गया। मैं और मेरे बड़े भाई साहब हम दोनों अपने कारोबार में आ गए और उस समय जब हम कारोबार में आए तो पिताजी अलग अलग फ्रूट्स का काम आज़ादपुर मंडी में किया करते थे। मैं उनके साथ रहा, लेकिन एक एमर्जिंग फ्रूट था उस समय, ये मैं अर्ली 80s की बात बता रहा हूँ, मिड 80s की बात बता रहा हूँ, 1985-86 के लगभग। किन्नू फ्रूट लगातार अपनी पहचान बना रहा था और इस फील्ड के जो मास्टर थे श्री बलराम जाखड़ जी और प्रकाश सिंह बादल जी, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, इन्होंने एक बड़ा प्रयास करते हुए अबोहर सिरसा पंजाब की एक बड़ी बेल्ट को डेवलप किया था। लेकिन किन्नू जिस स्थिति में मंडियों में आता था, बिकने के लिए आता था, वो क्वालिटी के रूप में एस्टेब्लिश नहीं हो पाता था। मेरे मन में था कि क्यों ना इस किन्नू फ्रूट को ऐसे एस्टेब्लिश किया जाए कि ये जब कंज्यूम हो तो एक टेबल फ्रूट के रूप में हो जी। तब आजकल की तरह इंपोर्टेड फ्रूट्स नहीं आया करते थे जी, कोई ऐसा मॉडल भी नहीं था। लेकिन निरंतर काम करते करते जब मैं मंडी में काम कर रहा था तो एक चीज़ अक्सर सुनने को मिलती थी कि मंडी के व्यापारी बिचौलिए हैं, ये मिडल मैन है, किसानों का शोषण करते हैं। लेकिन मुझे ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती थी। किताबों में भी अक्सर ऐसा ही लिखा मिलता था, जो एक्ट थे, मार्केटिंग एक्ट थे, उनके प्रेम्बल में भी यही लिखा मिलता था। लेकिन मैंने कहा कि इस मिथ को तोड़ेंगे। मैंने किसानों से सीधा संपर्क करना शुरू किया, किसानों से मिला, उन्हें बताया कि अगर आप सेल्फ मार्केटिंग करते हैं तो आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। इस प्रकार किसान मेरे टच में आए और निरंतर किसानों के अनुभवों को मैंने मार्केटिंग में एम्पावर किया और मार्केटिंग के जो गुण थे, मार्केटिंग के जो फैक्ट्स थे, उनको किसानों को एम्पावरमेंट देने के लिहाज से मैंने निरंतर उनसे संपर्क रखा। आज किन्नू की खेती में एक प्रतिष्ठित और एस्टेब्लिश नाम के रूप में मेरे नाम को जाना जाता है, क्योंकि निरंतर किसानों के साथ काम करते हुए मैंने कुछ नए आयाम सेट किए। श्री सुरेंद्र जाखड़ जी जो तत्कालीन इफ्को के चेयरमैन थे और अन्य साथी वरिष्ठ साथियों के साथ मिलकर उनकी सलाह लेकर मैंने इंडिया में, भारत में पहला ग्रेडिंग वैक्सिंग लाइन किन्नू का लगाया, जो प्राइवेट रूप से काम करता था और सभी किसानों के लिए आम रूप से उपलब्ध था। कुछ लोगों ने पहले भी लगाया था, कुछ छोटी मशीन्स लगाई थी, मुझसे पहले भी लगाई थी, लेकिन वो उन्होंने निजी काम के लिए लगाई थी, एक्सपेरिमेंटल थी, ट्रायल बेस्ड था। लेकिन मैंने जब अपना किन्नू का प्लांट लगाया ओरिएंट फ्रूट्स के नाम से, तो उसको सबके लिए चालू किया। और उस समय भी मैंने एक ही बात कही थी कि मैं यहाँ पर लाभ कमाने आया हूँ। दिल्ली से 380 किलोमीटर दूर गंगानगर और अबोहर के क्षेत्र में मैंने जब प्लांट लगाया
तो मैंने कहा था कि मैं यहाँ लाभ कमाने आया हूँ, लेकिन मेरे लाभ में लोभ नहीं होगा। 2005 से अब तक की यात्रा, आज जिस एक प्लांट की शुरुआत मैंने की थी, आज उस क्षेत्र में लगभग 150 से ज़्यादा प्लांट्स हैं, वैक्सीन ग्रेडिंग लाइंस है, और इसके अलावा लगभग 1000 छोटी मशीन्स काम करती हैं। प्रति प्लांट पे 300 से 400 लोगों को रोजगार मिलता है प्रतिदिन का। लगभग 1 लाख लोगों को प्रतिदिन रोजगार देने वाला एक नई लाइन की शुरुआत में मैं किसानों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरा साथ दिया। मैं उन मार्केटियर्स का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे कंसेप्ट को स्वीकार किया, और आज किन्नू आप सब लोग भी देखते हैं कि बहुत अच्छी स्थिति में है। ये सब बातें मेरे व्यापार से जुड़ी हैं, लेकिन इसके साथ था जीवन का एक पहलू जो मैंने शुरुआती दौर में आपको बताया कि मेरे जीवन में एक ही था कि समाज की वापसी कैसे होगी। 2015 में मैं अपने कार्यस्थली पे था। इससे पहले कभी कभार छोटे छोटे काम में किया करता था, जो सीखा मैंने। कॉलेज जीवन के बाद, विद्यार्थी परिषद के बाद मैं स्वदेशी जागरण मंच में रहा। देश में जो एफडीआई मूवमेंट चल रही थी, उनमें से प्रमुखता से मैं आंदोलन में भाग लेता था। उसके बाद मैं दीनदयाल शोध संस्थान में भारत रत्न नानाजी देशमुख के सानिध्य में कुछ समय काम करने को मिला। उनका एक वाक्य मुझे सदैव उद्वेलित करता था कि मेरी लड़ाई अपने लिए नहीं, अपनों के लिए है। अपने वो हैं जो पीड़ित हैं, उपेक्षित हैं और वंचित हैं। मैं ये सोचता था, अपने कैसे पीड़ित हो सकते हैं, अपने कैसे वंचित हो सकते हैं, अपने कैसे ज़रूरतमंद हो सकते हैं। मैं उनके ब्रह्म वाक्य को अपने जीवन में ढालता सा, थोड़ा थोड़ा सा काम करता। तो मैंने 2014 में कॉपी बैंक की शुरुआत की। स्कूल्स के सेशन ख़त्म होते ही मैं सब पेरेंट्स को जाकर कहता था कि आपके बच्चे की लिखी हुई जो अधलिखी कापियाँ हैं, उसमें से कुछ पेज निकाल कर हमें दे दीजिए। उसकी रीबाइंडिंग कराना और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाना। पुरानी किताबें लेना, फिर ज़रूरतमंदों तक पहुंचाना। आजकल ऐसा रिवाज नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जहां ज़रूरत है, ऐसा प्रकाश वहां भी देखने को मिलता है। 2015 से पहले ही हम सर्दी के दिनों में गर्म कपड़े लोगों से लेकर लोगों में बांटा करते थे, ज़रूरतमंदों तक बांटा करते थे। आज तो एक रिवाज हो गया है। सब लोगों को मन में एक भाव आया है कि कोई सर्दी, ठंड, भूख से नहीं पीड़ित रहना चाहिए, तो लोग रात भर कंबल बांटते हैं। हम 2015 में इसकी शुरुआत करते थे, लेकिन जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था। मैं सोचता हूँ मेरे सारे सामाजिक राजनीतिक जीवन में वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था और शांति देने वाला था। 2015 जून 20 की बात है। 20 जून तपती दोपहर थी, लगभग 11 बजे का समय था। एक व्यक्ति मेरे पास काम मांगने आता है कि भाई साहब कुछ काम मिलेगा क्या। तो मैं जर्नल, जब हम काम कर रहे होते हैं तो भीड़ में होते हैं, तो मेरी जेब में हाथ किया, मैंने कुछ पैसे निकाल के उसे देने चाहे, क्योंकि हमारे पास परमानेंट सी लेबर रहती है। मैंने कहा काम नहीं है, ये पैसे ले लो। तो उसने एक बात बहुत दीनता से कही कि भाई साहब पैसे नहीं चाहिए, अगर हो सके तो भोजन करा दीजिए। मुझे लगा कि व्यक्ति पैसे नहीं ले रहा, भोजन मांग रहा है। तो मेरे जो नाश्ता आया हुआ था, एक पैकेट रोल किया हुआ था, छोटा सा टिफ़िन था, मैंने उसको वो पकड़ा दिया। और सामने एक वेंडर था, मैंने उसको कहा वहाँ से सब्जी ले लो, छोले ले लो, खाना खा लो। वो व्यक्ति जब खाना खा रहा था, वो मेरे जीवन के सबसे सुखद पल थे। मैंने उसकी आंखों में जो चमक देखी, वो रोटी बैंक की शुरुआत थी। 15 मिनट बाद ही मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया, उनसे बात की। मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ आज क्या हुआ है, और ये कहा कि क्या हम 2, 4, 5 लोगों के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ कर सकते हैं। मॉडल क्या होगा, कैसे होगा, रोज कैसे होगा। मैं कह रोज हम अपने घर से खाना लाते हैं, तो एक पैकेट एक्स्ट्रा लाएंगे, 5-6 लोग हैं तो 6 लोगों का पेट भरेगा। मुझे लगा कि ये शायद बात आई गई हो गई। अगले दिन सुबह जब मैं अपने काम पर पहुंचता हूं, तो उन दोस्तों ने 2 पैकेट ला के रखे हुए थे। वो पैकेट अखबार में थे, वो पॉलीथीन में थे, वो कैसे थे। मुझे लगा कि इसको देंगे किसको। थोड़ी देर बाद देखता हूं तो कुछ बच्चे सामने नज़र आते हैं, उनको वो 2 पैकेट दिए गए। पहले दिन 2 पैकेट, दूसरे दिन 7 पैकेट, फिर धीरे धीरे 60 की यात्रा, और 700 तक वो पहुंचने में लगभग 7 महीने लग गए। हमने सोशल मीडिया पे, हमने अपने मित्रों को, सबको बता दिया कि हम रोटी बैंक की शुरुआत कर रहे हैं।
मन में सुझाव, मन में विचार पता नहीं कैसे आया, हमने एक छोटे से बॉक्स पर ब्लैक पेन से लिखा रोटी बैंक और उसको वहाँ पर रख दिया। लोग उसमें आने लगे, खाना डालने लगे। धीरे धीरे कुछ अच्छी बातें देखने में आई। आज़ादपुर मंडी में जो मजदूर काम कर रहे थे, जो कामगार काम कर रहे थे, जो आड़ती लोग थे, जो लोग काम करने आते थे, वो भी उसमें लाकर खाना डालने लगे थे। अब हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज हो गया था कि इतने खाने को खपाएंगे कैसे। तो कुछ रैग पिकर्स बच्चे जो कूड़ा बीनने आते थे, फल चुराने आते थे, कुछ बूट पॉलिश करने आते थे, उनको हमने खाना खिलाना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य साधनों के माध्यम से लोगों ने जब वोकल कैंपेनिंग स्टार्ट करी, तो आसपास की RWS से हमारे पास प्रपोजल आने चालू हुए कि हमारे यहाँ भी आप एक बॉक्स रखिए। हमारे दिमाग में कोई बड़ा मॉडल नहीं था, बड़ा रोड मैप नहीं था। हमें लग रहा था कि धीरे धीरे सब आसानी से हो रहा है, और आसानी से होते होते ऐसा लगा कि इसको तो एक बड़ी मूवमेंट बनाया जा सकता है। अब गत्ते की डब्बे की जगह वो जगह टीन के बॉक्स ने ले ली थी, उस पर पोस्टर लगने लगा था, रोटी बैंक की फ़ोटो लगने लगी थी और फ़ोन नंबर लिखे जाने लगे थे। तो उस समय में जब मूवमेंट चली तो दिल्ली में लगभग 2 साल के अंदर अंदर 70 सेंटर्स खुल गए, यानी कि 70 RWS, 70 मार्केट एसोसिएशन हमारे काम में सहयोग कर रही थी। लेकिन ये भी साथ साथ देखने में आ रहा था कि जहाँ जहाँ से सहयोग हो रहा था, दूसरी जगह स्टार्ट होते ही पिछली जगह का सहयोग धीरे धीरे टूट भी रहा था। लोगों में कंटिन्यूटी रख पाने की जो भावना थी वो कम थी। कभी सेंटर्स खुलते, कभी बंद होते। फिर ग्वालियर में 4 सेंटर खोले हमने, कलकत्ता में खोले, और कलकत्ता में जगाधरी में खोले, यमुनानगर में खोले, मलोट में खोले, अलग अलग जगह पे दिल्ली से हम उसको ऑपरेट करते, यहाँ से बैनर भेजते, बॉक्स भेजते। लेकिन संतुष्टि का लेवल भी है जो निरंतर बढ़ रहा था। लोग रोज 1500 2000 पैकेट हमें देते थे और हमारे वॉलंटियर्स बेतरतीब तरीके से इधर उधर जाके उस खाने को बांटते। फिर एक दिन बैठ के जब चर्चा हुई तो उस मॉडल को भी हमने थोड़ा सा चेंज किया। खाना अच्छा हो, खाना कंटेमिनेशन ना हो, खाने में वेस्टेज ना हो, खाना गर्म रहे, इसके लिए पूरे मॉडल बनाए गए। और हमारा जो सबसे अच्छा पॉइंट था, इसी दौरान प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में हमारे रोटी बैंक का जिक्र किया। लोगों के फ़ोन आने लगे, और एक बिग हीरोज़ ऑफ दिल्ली 92.5 ऋचा अनिरुद्ध दीदी का एक बारी फ़ोन आया। मैं उनका नाम हमेशा याद रखता हूँ। मैंने उन्हें कहा कि मेरे को प्रचार की ज़रूरत नहीं है, ये सामाजिक सा काम है, इसमें प्रचार नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि राजकुमार भैया, आपको प्रचार नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को प्रेरणा चाहिए जी। तो हम लोग उनके शो में गए, बिग हीरोज़ ऑफ दिल्ली। मैं और मेरे साथी सुधीर बेरानी वहाँ पर गए थे। सुधीर बेरानी जी, राजू नारंग जी, सोनिक सिदाना जी, अश्विनी चावला जी, ये मेरे वो साथी हैं जो टीम में पहले दिन से जुड़े थे। जो पहले 2 पैकेट थे, इन्हीं लोगों की वजह से आए थे। ऐसे और भी बहुत सारे साथी हैं। हम लोगों ने इस काम को जब शुरू किया तो अनेक साथी जुड़े थे। उन सबके नाम भी मुझे आज ध्यान में आ रहे हैं। और फिर हमने स्कूल का एक मॉडल स्टार्ट किया। जब ऋचा अनिरुद्ध दीदी ने इस काम को सराहा, हमें बिग हीरोज़ ऑफ दिल्ली से नवाजा, तब और ज़्यादा लोगों के फ़ोन आए, और ज़्यादा लोग भारत भर से जुड़े हमारे साथ। आज रोटी बैंक के माध्यम से प्रतिदिन 3000 से 7000 पैकेट रोज़ दिल्ली के 13 स्कूल्स के माध्यम से आते हैं। अब आप कहेंगे कि स्कूल्स कहाँ से आ गए? जब RWS से कंटिन्यूटी टूटती थी तो हमने स्कूल्स में एक मिलजुल मील नाम का मॉडल चलाया था। और मिलजुल मील में स्कूल का हर स्टूडेंट अपने भोजन के साथ 1 पैकेट एक्स्ट्रा लेकर आएगा। शुरुआत हुई मॉडर्न पब्लिक स्कूल शालीमार बाग से, बाद में उसको ऐड ऑन किया DAV पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन ने, बाद में ऐड ऑन हुआ हेरिटेज से, बाद में वेंकटेश्वरा ग्लोबल। ऐसे कई स्कूल्स हमारे साथ जुड़ते रहे। आज स्थिति यह है कि स्कूल्स ने उनको क्रम अनुसार, क्लास के अनुसार या सेक्शन के अनुसार अरेंज कर रखा है, और प्रतिदिन स्कूल का बच्चा, स्कूल का स्टूडेंट जो है 1 पैकेट एक्स्ट्रा उस साथी के लिए लाता है जिसकी वो शक्ल नहीं जानता है, जिसके बारे में उसे पता नहीं है, लेकिन उसे ये पता है कि समाज में
जॉय ऑफ गिविंग क्या है, समाज में कंट्रीब्यूशन क्या है। रोटी बैंक चलाते चलाते हमें बहुत सारी बाधाएं भी आई और बहुत सारे सहयोग भी मिले। काम बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन कभी कभी डर लगता था कि खाना बच गया तो क्या होगा, खाना बासी होगा तो क्या होगा, किसी ने कुछ ऐसे खाने में बासी खाना दे दिया जिससे फूड पॉइजनिंग इत्यादि के कुछ चांसेस रहे, तब क्या होगा। लेकिन ईश्वर ने आज तक सहायता की, ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी के मन की बात में बोलने के बाद और फिर देश भर के लगभग 65 चैनल्स और अखबारों ने हमारे बारे में जब लिखना चालू किया तो हमारे काम को निरंतर गति मिलती गई। आज भी हम लोग उस काम को निरंतर कर रहे हैं। 13 स्कूल्स में प्रेयर के बाद हमारे वॉलंटियर पहुंचते हैं और ब्लॉक वाइज हॉस्पिटल्स के बाहर, एम्स के बाहर, चाचा नेहरू हॉस्पिटल्स के बाहर, बीजेआरएम के बाहर हम लोग पुअर पेशेंट्स के अटेंडेंट्स को खाना देते हैं, रैग पिकर्स को खाना देते हैं, जहाँ कंस्ट्रक्शन लेबर काम कर रहे थे, रिक्शा पुलर्स हैं, उनको खाना प्रोवाइड करते हैं। और पिछले 9 सालों की इस सतत यात्रा में आपको आश्चर्य होगा, नंबर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप सब लोगों के सहयोग से, समाज के सहयोग से, बिना किसी ग्रांट और डोनेशन के हम लोग 25 लाख से ऊपर भोजन पैकेट लोगों को सम्मान सहित पहुंचा चुके हैं। इसमें राजकुमार भाटिया का कोई योगदान नहीं है। राजकुमार भाटिया मात्र निमित्त है। रोटी बैंक मात्र सेतु है हैव और हैव नॉट के बीच में। हमने घर से भी खाना दिया होगा, कई बारी जब खाना कम पड़ जाता है तो हमारे घरों से भी बनता है, सहयोगियों के घरों से भी बनता है, वॉलंटियर्स के घरों से भी बनता है, लेकिन मुख्य जो योगदान है वो समाज का है। और समाज अगर चाहे तो किस प्रकार से किसी भी काम को पूरा कर सकता है, ये रोटी बैंक की कहानी में आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा। हम लोग आज भी काम करते हुए, मेरा राजनीतिक कैरियर भी है, राजनीतिक जीवन भी है, मैं देश की और विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। मैंने राजनीतिक क्षेत्र में अनेक वर्ष काम किया है, चुनाव भी लड़ा, अनेक पदों पर भी रहा। पार्टी ने आज भी मान सम्मान देकर मुझे अच्छे पदों पर रखा हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ, वो काम के साथ साथ मेरे को इस सामाजिक काम में जो संतुष्टि मिलती है वो शायद किसी को ढूंढने से भी नहीं मिलती होगी। रुपया, पैसा, प्रतिष्ठा, पद, ये सब एक तरफ है, गौण है, लेकिन हम जब किसी और के लिए काम करते हैं तब एक जो आत्म संतुष्टि मिलती है वो गजब की है। मैं आप सब लोगों को इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जीवन में अगर आप औरों के लिए कुछ कर रहे हैं, किसी और के लिए, तब आपके जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। एक शायर ने कहा था कि अगर चाहो तो तुम भी कुछ कर जाओ, या यूं ही जियो और यूं ही मर जाओ। अगर कुछ करने की इच्छा है तो हाथ बढ़ाइए, लोगों के हाथ पकड़िए। समाज में आज भी जरूरत है, समाज आज भी आपकी राह देख रहा है। जिन लोगों ने समाज से कुछ लिया है उनको देने की प्रवृत्ति को ध्यान रखना चाहिए, और ध्यान रखते हुए हम लोग सब लोग मिलकर काम करेंगे, ऐसा मेरी आप लोगों से अपील भी है। मैं आपको एक बात कहूँगा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और किसी भी बड़े काम की शुरुआत छोटे काम से होती। जिस दिन रोटी बैंक की यात्रा शुरू हुई थी, मुझे नहीं पता था कि हम लोग 25 लाख पैकेट तक पहुंच जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि प्रतिदिन 7,000 पैकेट बांटने पड़ेंगे। मुझे कभी भी आभास नहीं था कि हमारी टीम 60 लोगों की हो जाएगी, क्योंकि जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो दूसरे के लिए काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती है। लेकिन टीम, जिसका जो बाइफरकेशन है, वर्ड बाइफरकेशन है, टुगेदर एवरीबॉडी अचीव मोर, TEAM, इसमें अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, पहले घर की टीम थी, बाद में कॉलेज की टीम रही, आज जहाँ काम कर रहे हैं उनकी टीम है, राजनीतिक टीम है, जहाँ भी हम मिलजुल कर काम करते हैं वहाँ एक दूसरे का हाथ पकड़कर ज़्यादा प्राप्ति होती है, ज़्यादा संतुष्टि होती है। तो हम लोग टीम के माध्यम से जब भी काम करें, एक बेहतर परिणाम के लिए काम करें, तो मुझे लगता है अच्छे परिणाम भी मिलेंगे, सार्थकता भी सिद्ध होगी। पिछले वर्ष 2023 में टाइम्स नाउ ने अमेजिंग इंडियन अवार्ड फूड मैनेजमेंट कैटेगरी में रोटी बैंक को और मुझे अमेजिंग इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया।
ये सम्मान भी कभी कभी गौण नज़र आते हैं। जब किसी भूखे की पेट में जब रोटी जाती है, ज़रूरतमंद के पेट में जब रोटी जाती है, तो उसकी आंखों की जो चमक है या उसकी जो संतुष्टि का भाव है, मुझे लगता है कि ईश्वर सीधी सीधी कृपा करके हम लोगों को आशीर्वाद देता है। इसी आशीर्वाद की कामना में निरंतर बढ़ रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं। पिछले साल इस सर्दियों में गजब की सर्दी थी। हम सब लोगों ने 1.25 लाख से ऊपर स्वेटर्स, दस्ताने, मफलर, मोजे पुराने घरों से, अपनी अलमारी में बहुत सारी चीज़ फैशन की मार से, साइज़ की मार से दुबकी पड़ी हैं। आप उन्हें सिलाइए, बाहर निकालिए, उनकी भी इंतज़ार करते हैं लोग। 2016 से आज तक हम लोग निरंतर इस काम को कर रहे हैं सर्दियों में, और रोटी बैंक टीम और एक बड़ी टीम के साथ मिलकर हर साल लाखों गर्म कपड़े हम लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये छोटे छोटे काम हैं, समाज में आज भी ज़रूरत है। ये छोटे छोटे काम हैं जिनके माध्यम से समाज में परिवर्तन हो सकता है। आप भी चेंज मेकर बन सकते हैं। और चेंज मेकर कोई शब्द नहीं है, चेंज मेकर सोसाइटी में वो लोग हैं जिनके मन में कुछ करने की इच्छा है, जिनके मन में ये भाव है कि समाज ने मेरे को जो कुछ दिया है मुझे वापसी लौटाना है, जिसके मन में ये भाव है कि ईश्वर ने मुझे जो जीवन दिया है इसकी सार्थकता कैसे सिद्ध होगी। मैं आपसे अपील करता हूँ, छोटा सा प्रयास शुरू कीजिए। कल जब आप घर से निकलें तो एक रोटी का पैकेट एक्स्ट्रा, एक पानी की बोतल एक्स्ट्रा, एक छोटा सा वो कपड़ा जो आप पहन नहीं रहे हैं आजकल वो एक्स्ट्रा। इवन अगर आप एक रुमाल भी लेकर चलेंगे तो सड़क किनारे कोई भी ज़रूरतमंद आपको नज़र आए। हमने कोविड काल देखा है। कोविड के बाद तो सबके जीवन में परिवर्तन हुए हैं। कोविड में जो जितना मजबूत था उतना मजबूर दिखा, जितने बड़े परिवार थे उतने छोटे परिवार दिखे जी। एक दूसरे का हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था। कोविड काल में भी रोटी बैंक ने एक रसोई लगाई, 5 लाख लोगों को भोजन पहुंचाया। उस समय SOS सर्विसेज, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, जितने भी लोग थे रोटी बैंक को फ़ोन करते थे, और प्रतिदिन एक ही काम होता था कि किस प्रकार से जो टारगेट है वो पूरा किया जाए, किस प्रकार है लोगों तक भोजन पहुंचाया जाए। हॉस्पिटल में, शमशान में, मकान में, जहाँ भी बैरिकेडिंग्स लगे हुए थे वहाँ तक हमारे लोग पहुँचते थे और भोजन पहुँचाते थे। मेरी सबसे बड़ी उम्मीद, सबसे बड़ा विश्वास देश का युवा है। युवा चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और युवा शब्द मात्र उम्र से ताल्लुक़ नहीं रखता। जिसका दिल औरों के लिए धड़कता है वो युवा है। जिसका दिल देश के लिए धड़कता है वो युवा है। जिसका दिल क्रांति के लिए धड़कता है, बदलाव के लिए धड़कता है, और जो अपने आप को संविदा बन किसी भी यज्ञ में आहूत करने को आतुर है, उसका युवा होना सार्थक है। मैं सभी युवाओं से अपील करूंगा, आप विश्व भर की क्रांतियां उठा के देख लीजिए, विश्व भर के बदलाव उठा के देख लीजिए। भले वो रूस क्रांति हो, चीन क्रांति हो, जर्मन क्रांति और भारत का छात्र आंदोलन हो, परिवर्तन हो, जो भी है वो युवाओं के कारण संभव हुआ है। और आज भी अगर भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर रहेगा तो उसमें युवाओं का सबसे बड़ा योगदान होगा। ज़रूरत इस बात की है कि हम सब युवा मिलकर देश के हर उस व्यक्ति का हाथ पकड़ने का प्रयास करें जिसे आपकी ज़रूरत है। वो क्षेत्र कुछ भी हो सकता है, वो क्षेत्र फूड का हो सकता है, वो क्षेत्र भूख का हो सकता है, वो क्षेत्र पढ़ाई का हो सकता है, वो रोजगार का हो सकता है, लेकिन युवाओं को एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा। और जैसे ही आप किसी का हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, आप एक सीढ़ी स्वयं ऊपर चढ़ जाते हैं। बस यही संदेश है। अगर आपको अगले रास्तों पर बढ़ना है, अपने मार्ग प्रशस्त करने हैं, तो आपको अपने नीचे वाले का हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठाने का प्रयास करना पड़ेगा। ईश्वर आपको एक सीढ़ी स्वयं से ऊपर चढ़ा देगा। बस इतना ही। मेरी बात आज आप तक पहुंची, मेरे जीवन की कहानी आपने सुनी, इसके लिए मैं राहुल जैन, reviewadda.com और MET यूनिवर्सिटी हरियाणा का आभारी हूँ, जिनके माध्यम से इस मंच से मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला। उन दोनों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।